हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के वीडियोज़ को अपलोड किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। अब आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। बोला है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यानी 20% के कुल लाभ पर ना 2 साइकिल बेचा है। तो 2 साइकिल को बेचने पे 20% का लाभ हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों साइकिल का जो औसत लाभ है वह 20% है। ठीक है, 2 साइकिल को बेचने पर 20% का लाभ, यानी दोनों साइकिल का औसत लाभ 20%। आगे उन्होंने प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा। इसका मतलब है कि दोनों साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रैमुल है, वह बराबर है। प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा, इसका मतलब दोनों साइकिल का क्रैमुल जो है वह 3500 रुपये ही है, यानी दोनों का क्रैमुल बराबर है। अब आगे उसमें से एक को 5% के लाभ पर बेचा है। देख लीजिए, एक पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? 5% का लाभ। तो हम लोगों को यह बताना है कि दूसरे को उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। ध्यान से समझिए, दो साइकिल में से एक साइकिल को 5% के लाभ पर बेचा। हमें यह बताना है कि दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि दोनों मिला के लाभ कितना परसेंट हो जाए? 20% हो जाए। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिएगा, पहला साइकिल पे कितना परसेंट का लाभ हुआ है? 5% का। दूसरे साइकिल पे कितना परसेंट का लाभ नहीं पता है, तो हम x मान लिए। तो पहला साइकिल को 5% के लाभ पर, दूसरे साइकिल को x% के लाभ पर, तो दोनों साइकिल पे औसत लाभ कितना होगा? तो दोनों लाभ को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। जब दोनों लाभ को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो इससे निकलेगा कि दोनों साइकिल को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। जबकि दोनों साइकिल को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? इसको 20% का लाभ होता है। बस आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और अपना आंसर दीजिए। 5 + x का देख लीजिए वैल्यू क्या होगा। 5 + x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। +5 जाके 40 में से माइनस होगा 35, तो x का वैल्यू 35 आया। यानी कि दूसरे साइकिल को ना उसे 35% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइकिल से इसको कितना परसेंट का लाभ प्राप्त होगा? 20% का लाभ। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का ले लेते हैं। हमने माना कि कोई व्यक्ति जो है 2 साइकिल को बेच करके और 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, 2 साइकिल को बेच करके या 2 वस्तु को बेच करके 30% का लाभ कमाया। अब इसमें से पहले वस्तु को यानी पहले साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा है। दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि दोनों साइकिल से इसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाए? तो तरीका क्या होगा हमारा? पहले साइकिल पर 10% का लाभ, दूसरे साइकिल पे कितना लाभ नहीं पता है, तो x माने, दोनों लाभ को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो दोनों साइकिल से होने वाला औसत लाभ निकलेगा। जबकि औसत लाभ कितना दे रखा है? यहाँ पे 30 दे रखा है। x का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को बस देख के आप अपना आंसर बना सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। बोला है दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो संख्याओं को या तो आरोही क्रम में लिखना हो या फिर अवरोही क्रम में। इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो संख्या देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है। तो 5/8, ठीक है, पहला संख्या है। दूसरा संख्या देखिए 19/24 और तीसरा संख्या जो है ना वो आपका 11/16 है। अच्छा, भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको पहचानने का कई मेथड होता है जिसको अभी हम लोग देखेंगे। जस्ट देखेंगे उन सभी मेथड को, जिसमें से यहाँ पे देख लीजिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रत्येक के नीचे वाले वैल्यू को देख लीजिए। 8 है, 24 है, 16 है। क्या 8, 24 और 16 बराबर हो सकता है? हो सकता है। 8, 24 और 16 का जो मल्टीपल होगा, जो एलसीएम होगा, वह कितना होगा? 48।
मतलब कि हम नीचे वाले को बराबर कर सकते हैं, 48 पे जाके बराबर होगा। तो सबके नीचे वाले को 48 बनाइए, तो 8 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 6 से गुना, 8 छके 48। 24 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 2 से गुना, 24 दूना 48। और 16 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना, 16 3 48। हमने देखा कि प्रत्येक के नीचे वाले वैल्यू को हम बराबर कर सकते हैं, तो हमने बराबर कर दिया। प्रत्येक के नीचे वाले वैल्यू को हमने कितना बना दिया, 48। अब बेहद ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आप यहाँ पे क्या किए हैं, नीचे में 6 से गुना किए हैं, तो अगर आप नीचे में 6 से गुना किए हैं, ऊपर भी 6 से गुना कर देते हैं, तो इस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। ऊपर नीचे 6 से गुना किए हैं, इसका मतलब कि आपने किसी भी अंक से गुना किया ही नहीं है। 6/6 कट जाएगा, यानी 6 पंचे 30 और 8 छके 48। 30/48 का जो मान होगा वही 5/8 का मान होगा। मतलब यह दिखने में मान चेंज हुआ है, बट इसके मान में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि आपने ऊपर नीचे समान अंक से गुना किया है। सेम यहाँ पे देखिए, नीचे आप 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना कर लीजिए, और यहाँ नीचे 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक के नीचे में तो वैल्यू बराबर है, 48 48 48। तो जब प्रत्येक के नीचे में वैल्यू बराबर हो तो कंपेयर हम लोग कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे। जिसके ऊपर में वैल्यू बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वह बड़ा भिन्न होगा, जिसके ऊपर में वैल्यू कम होगा वह छोटा भिन्न होगा। तो देखिए यह कितना है आपका, 6 पंचे 30, यह है आपका 19 दूना 38, और यह है 33। तो यह 30 है तो यह 1 नंबर पे आएगा, यह 33 है तो यह आपका 2 नंबर पे आएगा, और यह 38 है तो आपका 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 5/8 को लिखेंगे। मूल भिन्न तो यही है 5/8, गुना तो हम लोग इसलिए किए हैं ताकि पकड़ सके कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो सबसे पहले 5/8 को, उसके बाद किसको लिखना है, 11/16 को, और फाइनली हमें किसको लिखना है, 19/24 को। तो यही इन भिन्नों का आरोही क्रम हो जाएगा। 5/8 11/16 19/24, 5/8 11/16 19/24, यानी आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प सी। अगर इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे पहले हम इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते। अवरोही क्रम में हम लोग बड़ी संख्या पहले, उसके बाद उससे छोटी संख्या, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। इस चीज़ को और यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर दो संख्या इस तरह से 18/7 और 23/7, अब आप बताओ कि इस दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप बोलोगे कि सर बड़ा तो निश्चित रूप से यही होगा, क्योंकि जब दोनों के बट्टा में 7 है तो फिर नीचे वाले को मत देखिए, दोनों के बट्टा में बराबर संख्या इसको मत देखिए, ऊपर में देखिए। जिसका वैल्यू ऊपर में ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, तो यह बड़ा होगा, यह क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा देख लीजिए, कई बार इस तरीके से भी भिन्न आता है, जैसे 5/7, ठीक है, 9/11 और 11/13। अब आपको इसमें बताना है ना, इस भिन्न में बताना है कि इसको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना हो, है ना, या फिर आपको यह बताना हो कि इन भिन्नों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा, गौर से देख लीजिए। अंश और हर के बीच का डिफरेंस, 5 और 7 2 का अंतर, 9 और 11 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर। मतलब जो भी भिन्न दिया गया है ना, प्रत्येक के अंश और हर के बीच का अंतर समान है। तो अगर दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो तो उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा, देख लीजिए सबसे बड़ा यही है ना, सबसे बड़ा क्या है, यह आपका सबसे बड़ा भिन्न है, यह सबसे बड़ा भिन्न है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा होगा वह आपका सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ऐसा कब होगा, जब दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। यहाँ अंश और हर के बीच का अंतर समान नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई और मेथड हम लोग यूज किए। और एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं, देखिए अगर इस तरह से संख्या आ जाए 7/9, है ना, और 11/13। अब हमें पहचानना है यहाँ पे ना 7/9 है ना, 7/8 इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे 11/13। अब गौर करिएगा, दोनों भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर तो अलग अलग है, 7 8 1 का अंतर, 11 13 है ना 2 का अंतर। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। देखिए 7 से 13 में गुना करिए, 13 7 91, है ना, 11 8 88। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जिस भिन्न के सामने वैल्यू बड़ा आएगा वह बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न के सामने वैल्यू छोटा आएगा वह छोटा भिन्न होगा। तो कुल मिला के यह 3 टाइप का भिन्न आपको देखने को मिलेगा। तीनों का परिचय हमने आपको यहाँ पे करा दिया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देता है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है। हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे हम अगर 105 में भाग करें ना, तो 105 में भाग करने पर शेष 9 बचे। अच्छा एक बात बताओ,
कि 105 में भाग करने पर शेष 9 बचे, इसका मतलब 105 माइनस 9 उससे 96 पूरा पूरा कट जाना चाहिए, क्योंकि 105 में भाग किए तो शेष इतना बच गया, तो शेष जो बच रहा है उसको इसमें से हटा लेंगे तो बाकी संख्या पूरा पूरा कटना चाहिए। दूसरा देख लीजिए क्या बोला है कि अगर 164 में भाग करें ना तो 164 में भाग करने पर शेष 20 बचे, तो 164 में भाग करने पर शेष 20 बचे, इसका मतलब क्या हुआ कि 164 माइनस 20 144 उससे पूरा पूरा कटे। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या था कि 105 में भाग करने पर शेष 9 बचना चाहिए, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताना है जिससे 105 में भाग करें तो शेष 9 बचे। अब 105 में भाग करने पर शेष 9 बचे, इसका मतलब 96 उससे पूरा पूरा कटेगा, और 164 में भाग करने पर शेष 20 बचता है, यानी कि जो शेष बचता है उसको हटा लेंगे तो शेष पार्ट पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब हमें वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 96 और 144 को पूरा पूरा काटे। तो 96 और 144 को पूरा काटने वाला बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा होगा? तो अब हम लोग अपना आंसर विकल्प से भी चुन सकते हैं। सबसे बड़ा विकल्प कौन है? 96। तो देखिए 96 इस दोनों को काटेगा, इसको तो काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा। अब सबसे बड़ा विकल्प कौन है? 48। 48 96 को काटेगा, है ना, और 144 को भी काटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगर आप इस तरीके से भी नहीं निकाल सकते हैं तो देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमें क्या निकालना है? इस दोनों का मौसा। इस दोनों का मौसा क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों को काटे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटती है वह मौसा ही होती है, वह एचसीएफ ही होती है। तो इस दोनों का मौसा निकालने का शॉर्ट मेथड क्या होगा? तो आप इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। इस दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ 4 है ना, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस 44, यानी अंतर कितना का है? 48 का है। इस दोनों में डिफरेंस कितना का आया? 48 का। और जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को देखिए, क्या डिफरेंस इस दोनों को काट रहा है? तो 48 96 को काटेगा, 48 144 इसको भी काटेगा। मतलब जो डिफरेंस आया है वो इस दोनों को काट रहा है, इसका मतलब इस दोनों का एचसीएफ यही आपका डिफरेंस ही होगा, यानी कि 48 ही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग सेम देखते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ओके, देखिएगा, बोला है यहां पे कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को पूर्णतः विभाजित करती हो। देखिए 2 और 3 मतलब इसमें भाग करने पर शेष 2 बचता है और इसमें भाग करने पर शेष 3 बचता है। तो इसमें भाग करने पर शेष 2 बचता है, इसका मतलब कि 256 पूरा पूरा कटता होगा, और 3 शेष रख के 323 को काटता है, इसका मतलब 320 पूरा पूरा कटता होगा। तो अब हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इस दोनों को पूरा पूरा काटे। तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों को पूरा पूरा काटेगा वो इस दोनों का एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ निकालने का शॉर्ट तरीका हमने आपको क्या बताया कि इस दोनों का डिफरेंस चेक करिए। तो इस दोनों को घटाइए, क्या वैल्यू आता है? जब घटाइएगा तो 64 आ जाएगा। अब 64 देखिए, क्या 64 इस दोनों को काटता है? तो 64 चौके 256 और 64 पंचे 320 दोनों को काटता है। इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वह 64 ही हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? इसका 64 हो जाएगा। अब इन द केस ऑप्शन में 64 नहीं होता, ध्यान रखिए, अगर 64 इस दोनों को नहीं काटता उस केस में कोई ना कोई 64 को काटने वाली ही संख्या हमारा आंसर होता। तो 64 से अगर नहीं कटता तो फिर हम इसको नीचे ले जाते, 64 के अलावा किससे चेक करते? फिर 32 से, फिर इसको नीचे ले जाइए 16 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 4 से, कहीं ना कहीं जाकर के आपका आंसर मिल जाता। अगर 64 से नहीं कटता यह दोनों तो फिर हम कितना से चेक करते? 32 से। अगर 32 से भी नहीं करता तो फिर 16 से, 16 से भी नहीं करता तो 8 से, 8 से भी नहीं करता तो 4 से। हालांकि इन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। देखिए बोला क्या गया है, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है। 2 अलग अलग मिश्रण है। देख लीजिए, पहला जो मिश्रण है पानी और शरबत का, ठीक है, पानी और शरबत, पी से पानी, इससे शरबत, सीधे ले लिए। पानी और शरबत में देख लीजिए क्या है, पहले बर्तन में 4:1 का अनुपात है, और दूसरे बर्तन में पानी और शरबत में क्या अनुपात है? देखिएगा, दूसरे बर्तन में ना पानी और शरबत में अनुपात आपका दे रखा है 3:1 का। यही डाटा है एलिगेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 बर्तन है, फिर से देखिए, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है। अब बोला है कि उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से देखिए,
उसको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाना है, दोनों मिश्रण को, यानी यह पहला मिश्रण है या दूसरा मिश्रण है, इसको कैसे मिश्रण करना है, 1:2 के अनुपात में। तो 1:2 के अनुपात में कहने का मतलब कि इस मिश्रण में से कोई भी सामग्री अगर 1 भाग लेते हैं तो इसमें से 2 भाग आपको लेना है। इसमें से अगर 1 लीटर लेते हैं मिश्रण तो इसमें से 2 लीटर लेना है, क्योंकि 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिश्रित करना है, 1:2 के अनुपात में। यह अनुपात आपका अलग अलग भी रहता है, 1:3 के अनुपात में ही मिश्रित करना पड़ सकता है, 1:4 के अनुपात में ही मिश्रित करना पड़ सकता है। ओके, तरीका समझिएगा। पहला बर्तन में पानी और शरबत में 4:1 का अनुपात, दूसरे बर्तन में पानी और शरबत में 3:1 का अनुपात। पहला काम आपको यह करना है कि दोनों जगह मिश्रण को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए, तो मिश्रण 4 और 1 कितना लीटर का है, 5 लीटर का है। यहाँ मिश्रण 5 लीटर का, 4 और 1 5, देख लीजिए, पानी और शरबत मिलाएंगे यहाँ पे तो मिश्रण बन जाएगा। तो यहाँ मिश्रण 5 लीटर का, यहाँ मिश्रण कितने लीटर का, 4 लीटर का। इसको बराबर करिए, 4 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, तो 4 और 5 का मल्टीपल 20 होता है, 20 पे जाके बराबर होगा। तो 20 बनाइए, 5 है, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 है, 4 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों मिश्रण को बराबर करना है। तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20 और 4 में 5 से गुना करेंगे 20। दोनों बर्तन के मिश्रण का मात्रा क्या हो गया, बराबर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। मतलब इसका 1 भाग तो इसका 2 भाग। तो अब हम क्या करेंगे ना, है ना, कि इसका 1 भाग लेना है तो अब इसमें हम गुना करेंगे 1 से, और इसका 2 भाग लेना है तो अब इसमें हम गुना करेंगे 2 से। ठीक है, मामला समझ पा रहे होंगे। इसको 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है, मतलब इसका 1 भाग तो इसका 2 भाग। पहले दोनों के मिश्रण की मात्रा को बराबर किए। देखिए 5 चौके 20 हो गया, यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 पंचे 20 हो गया। तो जब मिश्रण दोनों जगह बराबर हो जाए उसके बाद जिस अनुपात में मिलाना हो ना उतना से गुना करिएगा। तो 1:2 के अनुपात में, मतलब इसमें अब 1 से, अब इसमें 2 से गुना करना है। अब चलिए गुना करिए, कंप्लीट। 4 एकम 4, मतलब 4 से दोनों में गुना। तो 4 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे 4 एकम कितना होगा, 4, यानी कि पानी का मात्रा 4, पानी का मात्रा 16, शरबत का मात्रा 4, मिश्रण 16 4 20। यहाँ पे देखिए 5 गुना 10 से गुना करना है, तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 10 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा। देख लीजिए ना, 16 4 20। पहले बर्तन में मिश्रण 20, दूसरे बर्तन में मिश्रण 30 और 10 40। पहले बर्तन में मिश्रण कितना हो गया, 20, और दूसरे बर्तन में मिश्रण कितना हो गया, 40। एक चीज़ को और ध्यान रहे कि अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंक से गुना करने में कोई अंतर, मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि 4:5 का मतलब 4/1। अब ऊपर भी 4 से गुना किए, नीचे भी 4 से गुना किए, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे आप 4 से गुना किए, अल्टीमेटली आप 1 से ही गुना किए। अब देखिए आप यहाँ पे पहले बर्तन में मिश्रण का मात्रा 20, दूसरे बर्तन में मिश्रण का मात्रा 40 हो गया ना, 2 गुना होना चाहिए, 1:2, यानी पहला का मात्रा 1 तो दूसरा का मात्रा कितना, 2 हो चुका है। अब इसको मिलाइए। तो जब हम मिलाएंगे, दोनों बर्तन को मिश्रित करेंगे, तो अब देखिए पानी का मात्रा पहले बर्तन में 16 और दूसरे बर्तन में 30 है। तो जो नया बर्तन होगा उसमें पानी और शरबत में क्या अनुपात होगा जब मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो पानी पहला का 16 और दूसरा का 30, तो 16 और 30 46 लीटर पानी हो जाएगा जब मिश्रित करेंगे तो। और शरबत कितना होगा, तो पहला बर्तन में शरबत 4 और दूसरा में 10 14, यानी शरबत कितना हो जाएगा, 14। तो पानी और शरबत में जब मिला देंगे, मिक्स कर देंगे हम लोग 1:2 में, तो पानी और शरबत में यही 46:14 का अनुपात होगा। अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं, दोनों 2 से कटेगा, यह आपका हो जाएगा 23 और यह आपका कितना हो जाएगा, 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 23:7, है ना। अंतिम में मिश्रण में पानी और शरबत में क्या अनुपात होगा, 23:7 का अनुपात होगा। पहला काम क्या किए, मिश्रण की मात्रा को बराबर किए, फिर 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना था तो इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, और फाइनली हम लोग पानी को एक जगह इकट्ठा किए, शरबत को एक जगह इकट्ठा किए, पानी और शरबत का अनुपात निकल गया। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है यहाँ पे, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या। देखो भाई, अभाज्य संख्या से तो क्वेश्चन आता ही है, बहुत सिंपल है, याद भी आपको रखना है। 100 तक में कुल मिला के कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है ना। लेकिन अगर आपसे हम कहे, चलो भाई 100 तक पहले देख लेते हैं, 100 तक में कितना अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या। अगर हम आपसे कहें कि 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो 50 तक में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या। और अगर हम आपसे कहें कि 200 तक में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, 200 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो 200 तक में कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या होता है।
कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि 50 और 100 के बीच, तो 100 तक में 25, 50 तक में 15, 25 - 15 यानी कि 10, तो 50 और 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, तो आंसर हमारा क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे पूछा गया था 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या। कई बार भाषा बदला जाता है कि 100 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या, 100 तक में कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या, तो 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या, इसमें से एकमात्र 2 जो है वह आपका सम भी है और अभाज्य भी है, तो 2 को हटा लीजिए, मतलब कुल मिला के कितना बचेगा, 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 24, केवल एक को हटा देना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही ध्यान से। बोला गया है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम किया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। परसेंटेज में वृद्धि कमी किया गया है, तो पहले 100%, पहले 25% बढ़ाया गया, तो हम वास्तविक मूल्य इसका मान लिए 100 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक मूल्य कितना मान लिए 100। अब वृद्धि कमी के बाद अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा आ गया तो वृद्धि, कम आया तो कमी हो जाएगा। अगर 105 आ गया इसका मतलब 5% की वृद्धि, और अगर 90 आ गया तो 10% की कमी। तो हमने क्या किया, पुस्तक का मूल्य पहले 100 रुपये मान लिया। अब पहला केस क्या किया है, सबसे पहले इसके मूल्य को 25% बढ़ाया है, तो 100 रुपये के वस्तु में 25% कीमत बढ़ाएंगे तो 125 रुपये कीमत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 25% अगर बढ़ाएंगे तो 100 रुपये के सामान का कीमत 125, 100 से 25 ज़्यादा। अब 20% कम किया गया, किस वैल्यू पे, अब तक जो वैल्यू हो चुका था इस पे 20% की कमी। तो किसी भी संख्या में 20% कमी के बाद उसका मान उसके पूर्व मान के 80% के बराबर रह जाता है। ध्यान रहे यह बात, किसी भी संख्या में 20% अगर हम कमी करेंगे तो उसका मान उसके पूर्व मान के 80% के बराबर हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या में 10% की कमी करेंगे तो उसका मान उसके पूर्व मान के 90% के बराबर रह जाएगा। तो अब तक इसका मान 125 था, अब 20% कम करेंगे तो इसका जो मूल्य होगा इसके मूल्य के 80% के बराबर हो जाएगा। अब काटिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 25 पंचे 125। अब 25 गुने 4 कितना वैल्यू हो गया, 100 हो गया। मतलब देख लीजिए फिर से, वस्तु का कीमत क्या माने थे, 100 माने थे, 25% पहले बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 125, फिर 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया। मतलब 25% बढ़ाने और 20% कम करने के बाद पुनः कीमत कितना हो गया 100। तो वस्तु का कीमत पहले भी 100 था और 25% बढ़ाने और 20% कम करने के बाद फिर से 100 हो गया। तो 100 रुपये के वस्तु का कीमत 100 रुपये ही हो गया, इसका मतलब कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 102 आ जाता, इसका मतलब 2% की वृद्धि हो जाता, 105 आ जाता तो 5% की वृद्धि, 90 आ जाता तो 10% की कमी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी होने पर भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न, मूल भिन्न क्या है, y/x ही है ना। मूल भिन्न क्या है आपका, y/x, यानी कि अंश y है और हर कितना है, x है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब बोला अंश में 12% की वृद्धि, तो किसी भी संख्या के मान में 12% की वृद्धि के बाद उसका मान उसके पूर्व मान के 112% के बराबर हो जाता है। तो अब अंश कितना हो जाएगा, अपने पूर्व मान के 112% के बराबर। और हर में 2% की कमी, 2% की कमी के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 98% के बराबर। ठीक है, तो हर कितना हो जाएगा 98%। अंश में 12% की वृद्धि, तो अंश अपने पूर्व मान के 112% के बराबर। हर में 2% की कमी, तो हर अपने पूर्व मान के 98% के बराबर। तो अंश और हर में कमी करने के बाद भिन्न का मान इतना हो जाएगा, जबकि भिन्न कितना हो जाता है 6/7। अंश में कमी के बाद अंश इतना, हर में कमी के बाद हर इतना, तो भिन्न कितना, इतना ही होगा ना, अंश बट्टा हर, जबकि भिन्न हो जाता है 6/7। अब सोल्व करिए, अपना आंसर निकालिए, y/x का ही तो मान निकालना है। देखिएगा प्रतिशत यहाँ भी है, काट लीजिए। अगर आप काटते हैं तो 14 सते 98 और 14 अठे 112 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। अब y/x इस तरफ छोड़ लीजिए, बाकी देख लीजिए, इधर ऊपर में क्या बचा है 3 और 2 इधर, 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो y/x का मान क्या होगा 3/4 होगा। यानी मूल भिन्न जो था वो आपका 3/4 ही था। जो मूल भिन्न था हमारा कितना था 3/4। तो कैलकुलेशन यही इतना हम लोग करेंगे और अपना आंसर हम लोग निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इस वाले संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से विभाज्य हो।
देखिए 33 से विभाज्य बोला है ना, तो 33 से हम डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे। 33 से वही संख्या कटती है जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, ठीक है। 33 से वही संख्या कटेगा जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या है, हमारे लिए ज़्यादा आसान है 3 से चेक करना। तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। अगर कोई संख्या 3 से कटता होगा तभी तो 3 से कटेगा, उसके बाद फिर हम लोग 11 से चेक करेंगे। अगर 3 और 11 दोनों से कटेगा तभी 33 से कटेगा। अगर मान लीजिए कि वह 3 से ही नहीं कटा तो फिर वह 33 से भी नहीं कटेगा। तो पहले हम 3 से ही चेक कर लेते हैं। बोला है कि इसमें क्या जोड़े, तो अब तक इसके अंकों का योग देखिए। 3 से कटने का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वही 3 से कटेगा। तो इसके अंकों को जोड़िए, 2 और 3 5 और 1 6, 2 8, 2 10 और 8 18, अंकों का योग 18। 18 में देखिए अगर 4 जोड़ते हैं तो 22 3 से नहीं कटेगा, अगर 1 जोड़ते हैं तो 19 3 से नहीं कटेगा, अगर 2 जोड़ते हैं तो 20 18 तो 20 भी 3 से नहीं कटेगा। मतलब एकमात्र ऑप्शन है 3। अगर 3 जोड़ते हैं तो 18 और 3 21, अंकों का योग 21 आएगा जो 3 से कट रहा है। तो 3 से ही 3 ऑप्शन हम लोग क्या एलिमिनेट कर लिए हैं। तो एकमात्र जो ऑप्शन बचा है वही आंसर। हमें क्या बताना था कि इसमें क्या जोड़े कि यह 33 से विभाज्य हो जाएगा। अब इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें जोड़ना था कि क्या जोड़े। जीरो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, हाँ जी, जीरो ऐड करने के बाद फिर हमें चेक भी करना होता है ना कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन से ही इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें ऐड करना था। तो 3 से देखिए, 3 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे, तो अंकों का योग 18 आया। अब 18 में हम क्या जोड़े कि संख्या 3 से कटना चाहिए। तो 3 जोड़ेंगे तो 21, 18 3 21, 3 से कटेगा। तो यह ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़े, 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, यह आंसर नहीं हो सकता। 1 जोड़ेंगे 19 होगा, यह आंसर नहीं हो सकता है। 2 जोड़ेंगे 20 होगा, यह आंसर नहीं हो सकता है। तो 3 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया है। तो जो चौथा बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। बोला है एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य को 6760 रुपए कमाते हैं तो ए का हिस्सा। यहाँ हम लोगों को मजदूरी का बंटवारा करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का तरीका क्या होगा, ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालिए। तो ए को समय कितना लगता है 5 दिन और बी को समय कितना लगता है 8 दिन। अब समय का जो उल्टा है ना, यह इसके द्वारा लिया गया समय है, समय यानी कि डे है। डे को अगर आप उल्टा करते हैं तो पार्ट निकल जाता है। उल्टा कैसे करेंगे, तो अनुपात को उल्टा करने का तरीका है कि इधर वाला वैल्यू यहाँ लिखिए, यहाँ वाला यहाँ लिखिए। 5:8 है तो 8:5 कर दीजिए। यही दोनों का क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डे का उल्टा क्या होता है, पार्ट होता है। डे था उसको बस रिवर्स, जस्ट रिवर्स किए, पार्ट निकल गया। जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होगा ना, है ना, तो अगर 2 वर्कर है दोनों का डे दे, या 3 वर्कर है तीनों का डे दे, तो डे को उल्टा करेंगे पार्ट निकलेगा। अब जो जितना पार्ट यानी भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जो वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा, क्योंकि किसी को मजदूरी उतना ही मिलेगा जितना काम करेगा। तो यहाँ देखिए कितना भाग काम हो गया, कुल मिला के 8 और 5 13, ए और बी मिलके कुल 13 भाग काम करता है। उसमें से 8 भाग काम ए करता है और 13 में से 5 भाग काम बी करता है। तो ए 8 भाग काम करता है 13 भाग में से, तो ए का मजदूरी कुल मजदूरी का 8/13 होगा। और बी 5 भाग काम करता है कुल 13 में से, तो बी का मजदूरी 5/13 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 8/13। तो कुल मजदूरी कितना है 6760। इसका 8/13 रुपया जो है वह हिस्सा किसका होगा, ए का। क्योंकि जो वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। दोनों मिलकर 13, इसमें से 8 यूनिट ए अकेले, यानी 8 भाग कुल 13 में से काम करता है, तो 8/13 भाग ए का हिस्सा। बी का तो 5/13। अब काटिए इसको, 13 से काटिए, 13 पंचे 65, यहाँ 2 बचेगा, 13 दूना 26, 520 हो जाएगा। गुना करिए 0, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 पंचे 40 और 1 41, यानी कि 4160 रुपये। 4160 रुपये यह हिस्सा किसका हो जाएगा आपका, यह हिस्सा आपका ए का हो जाएगा। यही हम लोगों से पूछा गया था कि ए का हिस्सा क्या होगा। आंसर क्या करेंगे हम लोग, 4160 करेंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है दो संख्याओं में 8:9 का अनुपात और उसका HCF 6 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए ना सबको गुना कर दीजिए। 8:9 है तो 8 गुना 9 गुना 6, जो अनुपात दिया है उसका, साथ में जो HCF है उसका, सबको आपस में गुना करिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 432। संख्याओं में अनुपात दे, HCF दे, एलसीएम पूछे, सबको आपस में गुना कर दीजिए। कारण क्या है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं में 8:9 का अनुपात है, तो अनुपात में इस दोनों का मौसा देखिए 1 होगा,
8 और 9 का महत्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगा वही इसका मसा होगा। तो अनुपात में इस दोनों संख्या का मसा अनुपात 1, जबकि वास्तव में इस दोनों का मसा कितना 6, तो अनुपात 1 का मान 6 आ गया। अब अनुपात 1 का मान 6 आ गया तो देखिए पहला संख्या कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 6 तो 8 का मान 8 छके 48, अनुपात 1 का मान 6 तो 9 का मान 9 छके 54। तो पहला संख्या 48 हो गया, दूसरा संख्या 54 हो गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है उनका एलसीएम। अच्छा एलसीएम बताना है ना, तो डायरेक्ट हम एलसीएम भी निकाल सकते थे। अनुपात में इस दोनों संख्या का सीधे एलसीएम बताइए, तो 8 और 9 का एलसीएम अनुपात में अनुपात 72 होगा लघुत्तम, तो अनुपात 72 और अनुपात 1 का मान 6 निकाले हैं तो 72 का मान 72 गुणे 6 यानी कि 432। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 432 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट तरीका क्या है ना, जब संख्याओं में अनुपात दे, एचसीएफ दे, एलसीएम पूछे, तीनों को आपस में गुणा करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।